हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। एक आते हैं आपके पीवाईक्यू से और एक आते हैं जो आपके न्यू क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज यूनिट वाइज। ठीक है, तो पीवाईक्यू से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं 50% और वहीं अगर हम बात करते हैं न्यू क्वेश्चन 50%। तो अगर आप ये दोनों ही चीजें कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो स्कोर होगा सबसे अच्छा रहेगा और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो जल्दी से एक बारी लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक बारी कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। एक बारी कंफर्म कर दीजिए जिससे कि कंफर्म हो सके कि आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है। जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए। यूजीसी नेट पेपर 1 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फटाफट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देने जा रही हूं अब। यूजीसी नेट पेपर 1 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। ऐसे घुमावदार क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व करना है आपको 30 सेकेंड्स में। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। क्वेश्चन नंबर लिखिए जगन्नाथ जी, आशु, रेणु, नेहा। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर प्लस आंसर दोनों चीजें ही डालनी है। तो चलिए भाई आंसर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कारक एक प्रभावी अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, किस तरीके की इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी उसके पास है। तो अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता एक प्रभावित अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें तो सीखने के लिए अगर मान लीजिए आपके पास सेमिनार है, क्लासेस ले रहे हैं, लैब है, कंप्यूटर लैब है, तो अगर आप पहले क्या होता था, पहले हमारा ट्रेडिशनल मेथड कौन सा था पढ़ाने का, जिसे हम परंपरागत कहते हैं। परंपरागत मेथड कौन सा था पढ़ाने का, कौन बताएगा। टेक्नोलॉजी आई तो चीजें बदली। लेक्चर था गुरुकुल समय में, लेकिन हमारे जब अभी के समय की अगर बात करें तब कौन सा है, तो वो है ब्लैक बोर्ड। पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी के अभाव में, टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते थे। आज के टाइम में किसका इस्तेमाल करते हैं, आज के टाइम में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए किसमें काम आती हैं, आपकी जो इन्वायरमेंट है, आपका जो लर्निंग है उसको बेस्ट बनाने के लिए। क्योंकि जो दिखता है, कहते हैं ना, वो बिकता है। तो जो जो चीजें आपको दिखती जाएंगी आपको उस हिसाब से स्लाइड, पीपीटी ये सब बनाने से इफेक्टिव बनता है, देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। प्राचीन भारत में कौन से कॉलेज, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। प्राचीन भारत में कौन से विश्वविद्यालयों में प्रत्येक के अधीन 6 कॉलेज थे और उनके बीच विचारों का बहुत आदान प्रदान हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी, बी एंड डी। नालंदा एंड विक्रमशिला, जिनके अधीन 6 कॉलेज थे, तो वो है नालंदा और विक्रमशिला। कहाँ पे है ये दोनों, अगर इनका लोकेशन पूछ लिया जाए कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो क्या आंसर करेंगे आप।
अगर पूछे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? बीच बीच से ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए। पहले के टाइम में कि होता था कि 2 क्वेश्चन पढ़ लो, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ लो हो जाएगा, ऐसे नहीं है। अब चीजें बदल गई हैं, स्टेटमेंट में चीजें पूछी जा रही हैं, कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। बिहार, वेरी गुड सुप्रिया। तो क्वेश्चन को समझते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। तो नालंदा विक्रमशिला, कुमार गुप्त ने किसका स्थापना किया था? नालंदा की स्थापना किया था। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ ना, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखना। वही बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला, ये भी नालंदा के टाइम का ही माना जाता है। विक्रमशिला में बौद्ध धर्म, दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो आप लोग ना सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को समझते हुए उसकी जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, और उससे भी जो क्वेश्चन निकले उस पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है, बता सकते हैं क्या? नमस्ते हरीश, आंसर करते चलो। यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ो और आंसर करो। ये समझो कि आज मेरा एग्जाम है, ये क्वेश्चन आ गए, अब इनको कैसे सॉल्व करना है। टाइम स्टार्ट है अब। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर और ट्रांजेक्शनल। कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है? तो ये है आपकी संचार यानी कि कम्युनिकेशन का। संचार यानी कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है? सीधा रेखा होना। वर्टिकल यानी कि सीधी रेखा होना। हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, क्षैतिज रेखा जिसको हम बोलते हैं। सर्कुलर वृत्त में होना। और ट्रांजेक्शनल यानी आदान प्रदान किसी चीज का होना। तो अब वर्टिकल में क्या आएगा आपके? क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीधा ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे यानी कि अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई बड़ा सबऑर्डिनेट है, कोई मैनेजर है, जब अपना सर्कुलर या अपनी कोई इंफॉर्मेशन अगर अपने जो है जो उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं वहां तक पहुंचाना चाहता है, तो ये आ जाएगा आपका वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए कि सेम कैटेगरी के लोग हैं या सेम ऑफिस के लोग हैं, अगर सेम कंपनी में है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल में। समान लोग आपस में बात करना, ठीक है। वही अगर हम वृत्तीय करते हैं, एक तरीके का वृत्त में आपका ग्रेप वाइन भी आ जाता है, ठीक है। सर्कुलर भी कह सकते हैं, ग्रेप वाइन भी। वही हम लेन देन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजेक्शनल में। लेन देन यानी एक बंदा जो बोल रहा है या मैसेज दे रहा है, दूसरा बंदा उसको रिसीव कर रहा है, तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करिएगा। टाइम स्टार्ट कर रही हूं। पढ़ने का आप सभी के लिए ये रहा। निम्नलिखित में कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्थापित किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, या यशवंत राय चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय। 1986 की बात करी गई है। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी के तहत आया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। बी आर अम्बेडकर का 1882 और इंदिरा गांधी 1985 और 86 के अनुसार जिसको स्थापित किया गया था वो था कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। यही होगा कि नहीं होगा? कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, एक बार कंफर्म करके बताना। सी आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। वैसे होना इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी देखा जाए वो 82 की है, वो 86 के पहले आई।
85 इंदिरा गांधी अंबेडकर 86 के पहले थे, 86 के बाद की बात करी गई है, इसलिए सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है और आपने खुद से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में। जिन विद्यार्थियों ने टाइपराइटर पर टंकण करना सीख लिया है यानी टाइपिंग करना सीख लिया है, जब वे इस कौशल का ट्रांसफर या अंतरण कंप्यूटर कीबोर्ड पर टंकण करने के लिए करते हैं तो ये किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? फार ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर, नियर ट्रांसफर या लो रोड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 5, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियर ट्रांसफर। जिन विद्यार्थियों ने टाइपराइटर पे टाइपिंग सीखी है वे इस कौशल का कंप्यूटर के कीबोर्ड पर इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसा है? निकट अंतरण है। निकट अंतरण उन स्थितियों में होता है जहां सीखने का संदर्भ अनुप्रयोग लगभग समान होते हैं। मान लीजिए आपने किसी चैनल पे, कोई फूड चैनल है, वहां से कोई खाना बनाना सीखा या केक बनाना सीख लिया। अब वो केक बना आप अपने घर में जाकर बनाते हो, अपनी मम्मी को सिखाते हो या घर पे जाकर अपने होम पे बनाते हो, तो ये किस प्रकार का ट्रांसफर हुआ? तो ये किस प्रकार का ट्रांसफर होगा? मान लीजिए आपने कोई चीज सीखी और वो सीखने के बाद में आप सिमिलर किसी को आप सिखा रहे हो तो वो किस तरीके का ट्रांसफर होगा? वो होगा नियर ट्रांसफर, निकट हस्तांतरण। यानी कि जो चीज हमारी सिमिलर है, केक बनाना हमने सीखा, घर में भी हम केक बनाने जा रहे हैं, हमने पढ़ाई स्टडी ये करी है और यही हम आगे ट्यूशन में किसी को पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये कैसा होता है? निकट हस्तांतरण या नियर ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, मान लीजिए मैंने यूजीसी नेट की पढ़ाई करी, यूजीसी नेट की पढ़ाई करने के बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये किस तरीके का ट्रांसफर है? निकट ट्रांसफर। यानी हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता जुलता है। किसको किसको नेट जेआरएफ चाहिए? अच्छा, 3 कैटेगरी है इस बार, जैसा कि आप लोग जानते हो 3 कैटेगरी है एग्जाम की, तो आपको कौन सी कैटेगरी में क्वालिफाई होना है? कैटेगरी 1 जो है वो जेआरएफ, कैटेगरी 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और कैटेगरी 3 जो है वो पीएचडी। आप किसके लिए क्वालिफाई करने का मन बनाए हो या करना चाहते हो? किस लिए एग्जाम देना है आपको? जल्दी से कमेंट करके एक बारी बता दो जरा। जेआरएफ, प्रीति? आपको पता है जो जेआरएफ जिनको करना होता है उनकी हाई मेरिट में लिस्ट पे आता है, हाई मेरिट होना चाहिए। एटलीस्ट दोनों पेपर को मिला के कम से कम 70 प्लस होने चाहिए परसेंटेज में, कम से कम। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो 60 प्लस मान सकते हो, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट में लो भी हो सकता है लेकिन जनरली 60%, तो यहाँ एवरेज में चला जाएगा आपका। 60% तो लाना ही पड़ेगा। वहीं अगर हम पीएचडी की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके की यहाँ पर लग रही है चीजें, तो यहाँ पर आपके 45 टू अगर 50% अगर मार्क्स आ रहे होंगे तो पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। तो किसमें लग रहा है आप लोगों का? नेट हुआ है, जेआरएफ के लिए करना है। हम उस चीज के लिए कितना लगे? अगर आज की डेट में मैं आपसे पूछूं कितना परसेंटेज आपकी तैयारी हो चुकी है? एग्जाम ऑलरेडी हो चुका था 18 जून का, ये री एग्जाम है। री एग्जाम होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है बिल्कुल आराम से हो गए हैं कि यार अब तो कर ही लेंगे, उस समय कर लिया तो अभी भी कर लेंगे। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि 3 कैटेगरी हैं और अभी ये जो आपका एग्जाम होगा जो कि अगस्त सितंबर की डेट दी गई है, इसमें कंपटीशन काफी हाई होने के चांसेस हैं। और आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये लोग दिसंबर एग्जाम उसमें मर्ज कर दें, क्योंकि कहने की बातें एनटीए की कुछ और है, करने की और है। तो कंपटीशन डेफिनेटली आप लोगों का हाई होने वाला है, तो अपने हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये मत सोचो कि हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं, आपको उस चीज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ओनली 35 कैंडिडेट्स इस समय लाइव है, तो आप सोच सकते हो कितना सिंसियरिटी या कितने सीरियस है। ये क्वेश्चन पेपर जो आप देख रहे हैं 5 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूं, जो कि आप किसी पर्टिकुलर लाइव क्लास में आप नहीं देखोगे।
आप किसी पर्टिकुलर लाइव क्लास में आप कितने भी बैचेस ले लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग अटेंड कर रहे हो क्लास, नहीं अटेंड कर रहे हो, पीडीएफ तो देते ही नहीं है, वो तो सब कहने की बातें हैं। बट यहाँ पे ना सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, आपको आंसर भी दिया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, पीडीएफ भी दी जा रही है और क्विज भी करवाया जा रहा है। लेकिन कितने लोग सीरियस हैं कि हमें चाहिए? सोचना चाहिए। और उसके बाद में जब नियर अबाउट एग्जाम आ जाएगा फिर हो जाएगा मैम वो रिवीजन कराओ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए डेली बेसिस पे जो क्लासेस हैं, जो क्विजेस हैं, उसको लेना मत भूलिए, क्योंकि कब क्या चीज है, मैथ से डर लगता है तो मधु तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है वीडियो के एंड में। थैंक यू पल्लवी। इसीलिए मैं कह रही हूं ना, यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन पेपर ही अकेला नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर के साथ एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया तो आप नियर अबाउट एक्सप्लेनेशन से भी आंसर निकाल लोगे। कितनी बढ़िया चीज है, सोचो आप। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करते चलो। टाइम स्टार्ट करी हूं अब, और सपोर्ट भी करिए। ये नहीं है कि भाई बड़े बड़े कोर्सेज तो आप लोग ले लेते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का बड़ा कोर्स ले लोगे आप। मैंने कई जगह देखा है, बैचेस चलते हैं, वहां पे सारे कैंडिडेट्स जो क्या करते हैं ना कि पैसे जमाए, किसी के 5,000 जमाए, किसी के 10,000, कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको क्लासेस फ्री मिल रही हैं तो कोई अटेंड ही नहीं करता। हैरानी की बात ये है। तो ऐसा मत करिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम क्विज मेंबर जरूर बन जाइए, ज्यादा नहीं तो क्विज मेंबर जरूर बन जाइए, जिससे कि ये लगे कि हाँ आपका 1 रुपया लगा है। कहते हैं ना, 1 रुपए का अगर हमारा गमला भी हमने लिया है तो भाई साहब उसकी कीमत होती है। रिकॉर्डेड क्लास देख लेते हैं, वेरी गुड। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, स्वनिर्देशित अधिगम के प्रति विद्यार्थी की प्रतिबद्धता, संलग्नता, अव्यवसाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक बल है? तो क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेशन, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन, अभी जो मैं ये बातें कर रही हूँ किस चीज के लिए कर रही हूँ, मोटिवेशन के लिए, क्योंकि कुछ लोग री एग्जाम की वजह से उनका डिमोटिवेशन हो चुका है। कई ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो डिमोटिवेट मत हो जाओ। कहते नहीं है कि वो अभी मैच हुआ था, क्रिकेट मैच, किसने किसने देखा था? अभी इंडिया का मैच हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट बॉल तक कुछ कंफर्म नहीं होता कि यार कौन जीतेगा। तो ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, डेफिनेटली आप लोगों से होगा, बस कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिवेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो टीचिंग के लिए हो। टीचिंग सबसे बोरिंग जॉब है, मैं बता दूं आप लोगों को, टीचिंग सबसे बोरिंग जॉब है। अब तो फिर भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर आ गया है, फिर भी थोड़ा चलो प्रेजेंटेशन बना ली, इंटरेस्टिंग हो गई। पहले तो चौक रगड़ते थे, है ना। ना टीचिंग इंटरेस्टिंग है ना लर्निंग इंटरेस्टिंग है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा तब हमें इंटरेस्ट आएगा। डीआई के क्वेश्चंस जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम कितना मर्जी सोच लें कि डीआई के क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो डीआई के क्वेश्चन भी अब मैं डेली बेसिस पे लाने वाली हूं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है छोड़ना मत। क्वेश्चन नंबर 7, शेयर वेयर और फ्री वेयर। जो चीज सामने आए एटलीस्ट उसको फेस करो यार, बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। अपनी तरफ से 100% होना चाहिए, ठीक है ना। मोटिवेट हो गए, जल्दी से क्विज मेंबर बन जाओ भाई सब लोग। चैनल की मेंबरशिप ले लो, तभी मोटिवेशन ज्यादा आएगा, क्योंकि पैसा लगेगा तो दर्द होएगा। तब दर्द होगा ना, कहते नहीं है कि एक जो सिंगर होता है वो सिंगर कब बनता है? कोई भी जो कहते हैं कि बहुत प्रोग्रेस करता है, वो प्रोग्रेस कब करता है? जब उसके दिल में बड़ा दर्द होता है। तो अपने दर्द को थोड़ा सा जगा लो और मेंबरशिप ले लो, तो फिर डेली बेसिस पे सब आने लग जाओगे। बिल्कुल पल्लवी, अभी लास्ट में मैं दिखाने वाली हूँ। शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए यूजर से पैसा लेने से पहले उन्हें केवल जांच परख अवधि के दौरान जांच परख करने की अनुमति होती है। अब शेयरवेयर क्या है, फ्रीवेयर क्या है? फ्रीवेयर, फ्री, कोई चीज फ्री मिल रही है जिसे यूजर निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार के सोर्स कोड में संशोधन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। शेयरवेयर एक लाइसेंस लेना होता है जिसके दौरान आप सॉफ्टवेयर का पूरी तरीके से मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं।
एग्जाम्पल बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आप एमएस जो है ऑफिस लेते हैं, पैकेज लेते हैं, एमएस ऑफिस पैकेज लेते हैं, पैकेज लिया है ना आपने, तो वो किस में आएगा? आपका शेयर वेयर में आएगा। परीक्षण अवधि समाप्त होने के बाद कहा जाता है ना कि ऐसा करिए, कभी कभी अमेजोन पे भी आपने देखा होगा कि 30 डेज ट्रायल ले लीजिए। एग्जाम्पल बता रही हूं, ध्यान रखना। 30 डे ट्रायल है अमेजोन प्राइम का, करते हैं। ये किस तरीके का आपका आता है? शेयरवेयर आता है। ये कि आपने 30 डे ट्राई किया, उसके बाद आपने कहा ठीक है, तो ये एक लाइसेंस बेस्ड होता है। यहाँ पर आपको भुगतान करना होता है और इसे कंप्यूटर से या इसे अपने कंप्यूटर से हटाना होता है। या तो आप इसका भुगतान करिए या तो आप हटा दीजिए। फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे यूजर निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार के सोर्स कोड में संशोधन नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है जो वर्तमान में समर्थित ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा, आपके चाहे एंड्रॉइड फोन हो, नोट पैड होता है, मतलब डिफॉल्ट डला ही होता है, नोट पैड होता है, चाहे सिस्टम हो चाहे इसमें हो, पेंट होगा वो डला ही होगा। तो वो किस तरीके का है कि भाई हाँ चलिए ठीक है, आप यूज कर सकते हो उसको, है ना। तो फ्रीवेयर जो फ्री में आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन शेयरवेयर है जिसको एक ट्रायल के बाद आपको परचेस करने की जरूरत होती है। जहां पर भी ट्रायल पीरियड आ जाए, समझ जाओ शेयरवेयर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। ब्रह्मांड में सभी परिघटनाएं नैतिक मूल्यों से संतृप्त होती हैं, इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चीनियों के लिए ब्रह्मांड एक नैतिक ब्रह्मांड है। उपर्युक्त कथन में कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है? अब यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान रखना, कीवर्ड। कीवर्ड सुनते हो ना, कीवर्ड है यहाँ पे। जहां कहीं भी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई क्वेश्चन आ जाए, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ या ग्रह से जुड़ा हुआ, वहां पे या कोई देश है, देश से कि इस देश के नागरिक ऐसा करते थे तो उस देश के नागरिक ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, या एक ने ऐसा किया, किसके लिए? ब्रह्मांड ग्रह की बात हो रही है, वहां पर देश की बात हो रही है। या एक यहाँ पर मान लीजिए अंटार्कटिका वाले ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ वालों ने भी ऐसा करना शुरू किया। जहां पर भी ऐसी कोई चीज आए, सीधे सीधे फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन पे आपको टिक करना है। कीवर्ड है ये ब्रह्मांड ग्रह। आए, जैसे इन्होंने क्या कहा, कोई एक चीज मान लीजिए हो रही है, मान लीजिए इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में सभी नैतिक मूल्यों से संतृप्त होती हैं, तो ब्रह्मांड के बारे में कही और उससे उन्होंने कहा कि चीनियों के लिए भी ये नैतिक ब्रह्मांड है। यानी अगर हमें कोई चीज अच्छी लगी, हम भारत वाले हैं, हमारे लिए ये चीज अच्छी है, तो ये चीज संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए भी अच्छी होगी, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए। तो एक को देखते हुए जब दूसरे को भी कहा जाता है कि हाँ इसके लिए भी ये चीज हो सकती है, तो वहां पे सीधा सीधा फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन हो जाएगा। स्लिपरी स्लोप क्या होता है? स्लिपरी स्लोप ये होता है कि मैंने क्लास लेनी स्टार्ट की, फिर मैंने सोचा कि मैं क्लास लूंगी तो आप मुझसे पीडीएफ मांगोगे, पीडीएफ मांगोगे, फिर क्विज मांगोगे, क्विज मांगोगे तो मेरा टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास कैसे कर पाऊंगी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। थैंक यू प्रीति। ठीक है, तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने ओवर थिंकिंग करनी शुरू कर दी कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। हम फिसलते चले गए किसमें? ओवर थिंकिंग में। तो जहां ओवर थिंकिंग होगी, जहां पे हम ज्यादा सोचेंगे किसी चीज को, स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप से क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। थम्स अप करो तो पता चले भाई समझ में आ रहा है कि ऐसे ही बस बता रहे हैं, सुना, हम चले गए। कोई अनअकैडमी हो, बायजूस हो, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि समझ में आया या नहीं आया, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ अगर कोई पूछ रहा है तो आप लोग जवाब जरूर दिया करो कि हाँ भाई यहाँ हमें समझ में आया या नहीं समझ में आया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन क्या होता है, आत्माश्रय दोष क्या होता है? आत्माश्रय दोष की मान लीजिए
कि मैं ऊपर से अगर गिरी तो मुझे चोट लग जाएगी, इसलिए मैं ऊपर से गिरना नहीं चाहती। मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अगर ऊपर से गिरी तो मुझे चोट लग सकती है, ऊपर से चोट लग जाएगी, इसलिए मैं ऊपर से नहीं कूदूंगी। तो क्या होगा कि हमें जिस चीज का ऑलरेडी कंक्लूजन पहले प्रीमाइस में पता चल गया कि मुझे गिरने से चोट लग सकती है, या अगर मैं गलत काम करती हूँ तो मुझे फांसी हो सकती है, या अगर मैं नैतिक काम करती हूँ तो मुझे जेल हो सकती है, इसलिए मैं गलत काम नहीं करूंगा। अगर पहली ही प्रीमाइस में हमें कंक्लूजन या निष्कर्ष मिल जाए, सीधा समझ जाओ कि वो फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन है। फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन का आंसर दो प्रीमाइस, पहली प्रीमाइस में ही हमारा आंसर निकला है कि इसकी वजह से ये चीज होती है। मैंने अगर ज्यादा फास्ट फूड खाया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं फास्ट फूड नहीं खाना चाहती, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाए। तो पहले कंक्लूजन में ही मैंने आंसर कर दिया, तो पहले ही निष्कर्ष आ जाएगा, तो फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। हेस्टी जनरलाइजेशन क्या है? अविचारित असामान्यीकरण, यानी हमने बिना सोचे समझे किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये चीज हो सकती है, जबकि उसके बारे में हमें और भी देखना चाहिए था। एक दो एग्जाम्पल से ही हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे मान लो सविता है, मधु है, मान लो ये कमेंट कर रही है, या ख्याति कमेंट कर रही है, या प्रीति कमेंट कर रही है, ये मान लो एक दो क्वेश्चन गलत कर दे, एक दो क्वेश्चन गलत कर दें, और हम उन एक दो क्वेश्चन की वजह से ये मान लें कि उन लोगों को यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है आपका, किस तरीके की फैलेसी है? हेस्टी जनरलाइजेशन की। हमने बिना पूरी बात जाने, बिना और चीजों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया, हमने ये चीज समझी, इसलिए यहाँ पे फैलेसी होती है। फैलेसी मतलब भ्रांति यानी भ्रम, भ्रांति मतलब भ्रम, हमें धोखा हो रहा है किसी चीज का, हमें गलत फहमी हो रही है, धोखा हो रहा है, ये होती है फैलेसी। हेत्वाभास भी यही है, फैलेसी भी यही है, भ्रम भी यही है। क्लियर है चारों फैलेसी? एक बार थम्स अप कर दो जरा। चारों चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर क्लियर बता दी है, मेरे हिसाब से आपको डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देख सकते हो डी, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, ये क्वेश्चन 18 जून के पेपर में भी देखने में आया था, 18 जून को, और ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस में आया था। कौन सा नहीं समझ में आया? बी वाला समझ में नहीं आया। फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, ब्रह्मांड में सभी घटनाएं हुई है, इसलिए हम, यानी एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया, और उससे हमने क्या निकाला? कंक्लूजन निकाला। इसमें हमने पहले ही निकाला कि अगर हम अनैतिक काम करते हैं, अनैतिक काम करते हैं तो हमें जेल हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि अनैतिक कार्य से जेल होती है, गलत काम करने से जेल जाना पड़ सकता है, इसलिए निष्कर्ष क्या है कि अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट में बता दिया कि अनैतिक कार्य से जेल हो सकती है। तो पहला ही स्टेटमेंट अगर आपका कंक्लूजन लाए तो समझ जाओ फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो अगला देखो, सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल रही है आपको, सब टेलीग्राम ज्वाइन करो और व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर करिए। एंटी शब्द का अर्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है। एंटी, एंटी क्या होगा भाई? एक होता है वाइड, एंटी, ये सारी चीजें। पीवाईक्यू की ये कंप्लीट बुक आपको मिल रही है टेलीग्राम पे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, सब लोग जाकर के वो इस्तेमाल करो। इसीलिए तो कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा भाई सपोर्ट करो। कोई बैचेस तो है नहीं है कि मैं आप लोगों से बैचेस के पैसे मांग रही हूँ, सपोर्ट करने के लिए बोल रही हूँ। जितने भी आप सपोर्ट करो उतनी ही ज्यादा हेल्प होगी हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी बिफोर। एंटी अगर शब्द आता है किसमें? रिसर्च आर्टिकल को जब आप लिखते हैं, एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं, तो एंटी का मतलब होता है पहले, यानी कि बिफोर। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, एग्जैक्ट पैटर्न है एग्जाम का। ये मत सोचना कि वहां पे वो लोग तैयार बैठे हैं कि आप आओ और हम तो बस सर्टिफिकेट दे देंगे आप लोगों को।
बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। स्वनिर्देशित अधिगम में अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में क्या चीजें शामिल होती हैं? क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। स्वनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, हम अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, हम अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से कोई चीज को सीखना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो उसके लिए कंटेक्चुअल नॉलेज की जरूरत होती है। प्रक्रियात्मक, किस तरीके से हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, कितना सिलेबस पढ़ना है। फैक्चुअल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, ये सारी चीजों की जरूरत होती है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में। मेटाकॉग्निटिव, ज्ञान से ज्ञान का आधार। अधिसंज्ञानात्मक, मेटाकॉग्निटिव क्या होता है? ज्ञान से ज्ञान को पैदा करना कहलाता है अधिसंज्ञानात्मक, मेटाकॉग्निटिव। स्वनिर्देशित अधिगम में अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में संदर्भात्मक, तथ्यात्मक, प्रक्रियात्मक ज्ञान शामिल है। प्रक्रियात्मक, किसी विशिष्ट कौशल कार्य को करने के लिए, प्रोसेस करने का ज्ञान। तथ्यात्मक, उस विशिष्ट विषयों का ज्ञान। और ये आयाम आवश्यक तथ्यों, शब्दावली को भी संदर्भित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करना है आप सभी को। साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर डी यानी बी एंड डी, यानी टर्न्ड इन और आइडेंटिकेट, ये दोनों ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी क्या है? मान लीजिए आप किसी के कंटेंट को बिना उसको क्रेडिट दिए यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? साहित्यिक चोरी। मेंडले का यूज किस लिए होता है? शोध पत्रों को प्रबंधित, यानी जो आपके आर्टिकल्स हैं, शोध पत्र हैं, उनको मैनेज करना, शेयर करना। कंपाइलर, एक या अधिक संगठक क्रमादेशों का समुच्चय, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर भाषा में बदलता है, वो क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। तो आप जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं, आईसीटी टूल, आप लोगों को मैं बता दूं, आईसीटी ऐसे टाइप करो, आईसीटी टूल इन रिसर्च और आईसीटी टूल इन टीचिंग, ये दोनों चीजें आपने गूगल पे सर्च करनी है और ये देखना है कि कौन कौन से और टूल जो है इसमें इन्वॉल्व है। टूल लिख सकते हो या आईसीटी सॉफ्टवेयर भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, अब मान लीजिए इस समय आप जान रहे हो एलएमएस का यूज हो रहा है, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। ऐसे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो क्विज क्रिएट करते हैं, ऐसे हैं जो सर्वे क्रिएट करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्विज करवाते हैं, सर्वे करवाते हैं, क्लासेस जो है करवाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, सर्च करो भैया, सर्च करो, मोबाइल लिए सब लोग। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी प्रकार के संप्रेषणों का मूल्यांकन किसके संबंध में किया जाता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये संप्रेषण हमें शब्दों, बोलने, लिखने के माध्यम से लोगों के बीच अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के साथ सही जानकारी
और दिशा भी प्रदान करता है। सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, टाइम स्टार्ट करी हूं अब। किस अधिगम शैली में ये शामिल है कि विद्यार्थी एक हद तक अधिगम सामग्री को इस तरीके से देखते हैं कि उससे उन्हें सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, याद रखिएगा। ये PYQ है जो 5 साल के मैं कंटिन्यू करवा रही हूं आप लोगों को। रिवीजन चल रहा है क्वेश्चन पेपर का। सही आंसर है डीप स्टाइल, बिल्कुल सही। गहराई से चीजों को समझना क्या कहलाएगा? डीप स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। कौन सा संक्षिप्ताक्षर यानी कि यहाँ पे जो एक्रोनिम दिया है उसका मिलान गलत है? इम्प्रिंट, भीम, उमंग या पेटीएम? और करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14, सही आंसर है, बिल्कुल सही, उमंग। ठीक है, उमंग विस्तृत रूप है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? उमंग का तो आपने बता दिया, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, ये पता हो तो मुझे ये भी बता देना, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई और नीति, इसका फुल फॉर्म। जल्दी से भैया सर्च करो, इसको गूगल पे सर्च करो, जितना ज्यादा सर्च करोगे उतनी नॉलेज बढ़ेगी। सर्च करके आंसर करो, कोई बात नहीं, नहीं आता है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम 1817 में कलकत्ता के किस कॉलेज में हुई थी? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदू कॉलेज। कलकत्ता किस कॉलेज में शुरू हुआ? विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम 1817 में कलकत्ता के किस कॉलेज में हुई? हिंदू कॉलेज। और उसकी स्थापना डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुई। ये क्वेश्चन आपका मैचिंग में आया था, 18 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20661224, उन्होंने कहा पी और क्यू की जो वैल्यू है वो बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, वेरी गुड नीतू। इस क्वेश्चन का, इस रीजनिंग के क्वेश्चन का सही आंसर, ध्यान से देखो, 2 और 6, गैप देखो, 6 और 12, 12 के बाद कितना हो जाएगा? कितना कितना गैप है बीच में? 8 का गैप होगा ना? पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20, सीधा सीधा निकल आएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी। गैप देखिए बीच में, 20, 60, बिल्कुल सही, बी आंसर।
2 और 6 का गैप, 4 का डिफरेंस है, 6 और 12 में 6 का डिफरेंस है, और 12 और यहां की बात करें तो 8 को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वही यहां पे क्यूब होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। और सही आंसर, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर डी, परफॉर्मेंस असेसमेंट। निष्पादन मूल्यांकन विद्यार्थियों की वाद विवाद कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वाद विवाद करने की योग्यता, यानी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, उसमें क्या होता है, डिबेट हो रही है, कोई कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है या कोई डिबेट हो रही है, तो वहां पे क्या देखा जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा कि वो किस तरीके से वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पे ही यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर करते चलो, सबका ध्यान होना चाहिए सिर्फ क्वेश्चन पे। द ग्रीक यानी यूनानी वाक्पटुतापूर्ण संप्रेषण में किन तत्वों पर बल दिया जाता था। परफॉर्मेंस असेसमेंट, मान लीजिए किसी इंटरव्यू में गए, अगर वहां पर भी चेक करना होगा तो वहां पे किसके आधार पे करेंगे, प्लेसमेंट के आधार पे। अगर मान लीजिए कहीं इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू के वहां पे हमारा जो इवेल्युएशन कैसे होगा, प्लेसमेंट इवेल्युएशन, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर डी, CDE, लोगोस, एथोस, पोएथोस। कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका मतलब क्या है, तो लोगोस शुभंकर, एथोस लोकाचार, पैथोस करुण भाव। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे स्टेटमेंट वाले, तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर करिए। यूजीसी अधिनियम 1956 2F के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लॉजिकल, एथोस, एलिमेंट, पैथोस, बिल्कुल सही आशी, लोगोस, एथोस, पैथोस। लोगो जो शुभंकर है उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 दोनों सही है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 यानी 2F के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना, 2F। वहीं यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय यानी डीम टू यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर किया गया, उसको घोषित किया गया। यानी डीम टू यूनिवर्सिटी से पूछा जाए तो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 20,
फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव। याद रखिए एनईपी 2020 पे इसी को ही जोड़ दिया गया, फॉर्मेटिव पे ही जोड़ दिया गया। तो फॉर्मेटिव आपका हो गया, आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश, जहां पर भी सुधार लिखा हो सीधा सीधा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। सबमिटिव यानी कि मान लीजिए 1 साल बाद जब आपका रिजल्ट आता है ना, कम से कम तात्कालिक भावी संदर्भ के लिए मूल्यांकन का स्वरूप निर्णय परक होता है। आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है 1 साल या आपका हाफ ईयरली एग्जाम वो इसमें आता है। वहीं अगर हम मानक संदर्भित की बात करें या नॉर्म रेफरेंस की बात करें तो परीक्षण पद्धति हमें विद्यार्थियों की अनुस्थिति को निर्धारित करने में सहायता। टेस्ट डेटा हेल्प अस टू डिटरमाइन स्टूडेंट रैंक परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। वही क्राइटेरियन रेफरेंस क्या हो गया आपका, क्राइटेरियन रेफरेंस हो गया परीक्षण पद्धति यानी टेस्ट डेटा हमें विद्यार्थी की प्रवीणता के स्तर के बारे में बताते हैं। यहाँ पे उनकी अनुस्थिति को निर्धारित करते हैं, रैंक को, यहाँ उनकी प्रोफिशिएंसी को। ये डिफरेंस है जो कि स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट भाई, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। सिस्टम भी एंड टाइम पे हैंग हो जाता है, क्या करा जाए भाई। निम्नलिखित में किस स्तर में संज्ञानात्मक अंतर विनिमय की इष्टतम गुंजाइश होती है? और सही आंसर इस क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, शोध आचार संहिता की दृष्टि से, यानी किसकी दृष्टि से, रिसर्च एथिक्स में कौन सी न्यूनतम रूप से आहत होती है चीजें? क्वेश्चन नंबर 22, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ, सारी चीजें आती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 22, जब हम रिसर्च एथिक की बात करते हैं तो सबसे कौन सी चीज है जो सबसे कम प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, समस्या निरूपण और चरों की पहचान में। शोध आचार संहिता की दृष्टि में समस्या निरूपण यानी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, आइडेंटिफाई द वेरिएबल, यानी कोई हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं या वहां पर कौन सी प्रॉब्लम है उसका फॉर्मुलेशन करते हैं, तो उसकी सबसे कम प्रभावित होती है चीज किससे? रिसर्च एथिक्स से। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कंपाइलर्स के बारे में है और टच स्क्रीन के बारे में है। कंपाइलर क्या है और टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही हैं। यानी कंपाइलर क्या है? सॉफ्टवेयर है। टच स्क्रीन मॉनिटर्स यानी इनपुट आउटपुट उपकरण है। टच स्क्रीन
टच स्क्रीन क्या करती है? मॉनिटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन एक इनपुट है और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये वाला क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, जून वाले एग्जाम में, ठीक है। तो आंसर करिएगा 24 का। इनपुट आउटपुट पूछा गया था, टच स्क्रीन और मॉनिटर्स दो अलग अलग चीजें। 24 क्वेश्चन नंबर, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां कहां कि किसके किसके बीच होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी। 120 से ज्यादा इसमें साइन किया है लोगों ने, और आईएसए भारत में स्थित पहला अंतर सरकारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी जल्दी अब आंसर कर लो, ठीक है, फिनिश करेंगे क्लास को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी शिफ्ट में आया था? कह रही हूं मैं, क्वेश्चंस पूरे 5 साल के लेकर चल रही हूं मैं, कि कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बेस्ट वे टू विन को बाउ माउ शाउ कहा जाता है। द वे टू हेल को टाउ माउ सा। अरे वाह। विन ऑफ द डे शाउ पाउ टाउ। ये चाइना वाले आ गए, कोरोना हटाने की इन लोगों ने यहां से डालना शुरू कर दिया भाई। कोड में आंसर कर रहे हैं, कोड वाला क्वेश्चन अभी भी आया था, और वो क्वेश्चन आपका मैचिंग में आया था। क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाउ, बिल्कुल सही। ठीक है, बेस्ट वे को कैसे लिखेंगे? इन्होंने कोड दिया है, उसी के आधार पे ही करना है। अब यहाँ पे 25 क्वेश्चंस तो हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि कल बाकी के क्वेश्चंस आपको करवा दूं, क्योंकि 1 घंटे के करीब होने जा रहा है, काफी टाइम हो गया है। तो बाकी के क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी। कल दोपहर में भी क्लास होगी, उसको ज्वाइन करना मत भूलना, एमसीक्यू की क्लास, और रात को होगी पीवाईक्यू की क्लास। तो इन दोनों के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर सके। टाइम रहेगा वही दोपहर का, जो आपका टाइमिंग रहेगा वो दोपहर का रहेगा। ठीक है, कल हो सकता है कुल दोपहर 12 बजे मैं क्लास ले लूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा 12 बजे। टेलीग्राम जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे ना सिर्फ क्लास की अपडेट बल्कि आपको पीडीएफ भी मिलती है। बाकी के क्वेश्चंस मिलते हैं कल आपको लेकर के, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।